आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 5E लर्निंग अप्रोच मॉडल हम पढ़ेंगे आज। ये कंस्ट्रक्टिव मॉडल ही होता है, ठीक है। 5E का मतलब 5 ई फॉर एंगेज, ई फॉर एक्सप्लोर, ई फॉर एक्सप्लेन, ई फॉर एलोबरेट या इवेल्यूएट, ठीक है। तो 5E के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं, देखिए एंगेज। एंगेज का मतलब क्या? बच्चे को एंगेज कर दो, बिजी कर दो। आप बच्चे को कुछ ना कुछ पढ़ाते रहो, कुछ काम देते रहो, ठीक है। उसके से क्वेश्चन पूछते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम दे दो उसे सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होगा? बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा और वो मोटिवेट रहेगा, सीखता रहेगा। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजबीन करना। आप बच्चे को कोई भी काम ऐसा करने के लिए दे रहे हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी, जिससे कि वो एक्सप्लोर करे, उसकी सोचने की क्षमता बढ़े, कॉमन एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ बनाता रहे, कुछ चीज़ों को सीखता रहे और अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ भी कम्युनिकेट करे। एक्सप्लोर का होता है खोजबीन। बच्चा पूछता रहता है ना, क्वेश्चन भी पूछता रहता है, इंक्वायरी करता रहता है कि सर ये क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो ये भी एक एक्सप्लोरिंग का ही मेथड है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या कर दो। जो भी बच्चा पूछना चाह रहा है उसके साथ सारे क्वेश्चनों का आंसर दो, इंटरेक्ट हो जाओ। जो भी पूछना चाहते हैं उसको सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो, व्याख्या करते जाओ। और एलोबरेट, एलोबरेट मतलब होता है कि थोड़ा सा लार्ज लेवल पे बच्चे को थोड़ा सा बड़ा काम देना, ठीक है। वो कुछ बड़ा समझा दिया है, बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर गया और रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ एडिशनल फैसिलिटी चाहिए, तो आप फैसिलिटर बन के उसकी हेल्प करोगे। तो यही होता है एलोबरेट। पांचवा प्रोसेस आप क्या करोगे? इवेल्यूएट करोगे। आप ये देखोगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। एज ए टीचर आपको बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा कितना समझ पाया है, उसकी नॉलेज कितनी बढ़ गई है। अगर उसकी नॉलेज में कोई कमी रह गई है, ठीक है, तो आप उसको दूर करोगे। असेसमेंट होता है। और जब बात असेसमेंट की आती है तो आप कैसे याद रखोगे? बच्चे का आप यहाँ पे टेस्ट ले रहे हो। हिंदी में देखिए, रचनावाद प्रकृति के रचनात्मक जो मॉडल है आपका, उसके 5 ई शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना। शामिल करने में बच्चे को खोजबीन करना सिखा रहे हो कि बच्चे के जितनी भी इंद्रियां हैं, 6 सेंस होते हैं बच्चे के, उन सभी सेंस को यूज़ करके बच्चा कुछ भी खोजबीन कर सकता है, ठीक है। उसके दिमागों में जैसे एक मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन भी तो यही होता है कि आप अपने दूर से अपने विचारों को देख रहे हो, दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, उनको कैसे पॉजिटिव विचारों को आप ले सकते हो, नेगेटिव को छोड़ सकते हो। तो ये सब खोजबीन में ही आ जाता है। व्याख्या, यहाँ पे टीचर क्या करता है? बच्चे को कुछ भी एक्सप्लेन करके छोड़ देता है, फिर बच्चा उससे सीखता रहता है। विस्तृत, विस्तृत का मतलब है जो सीखी गई अवधारणा है उसको, उससे बच्चे को जीवन जो रिलेटेड है, जीवन की स्थितियां हैं, उस चीज़ों को रिलेट कर देना। और टीचर क्या करता है? सुविधादाता बन के देखता रहेगा कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, नहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है उसे समझने में, और अगर कोई कमी आ रही है तो उसे दूर करना। फिर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है किस हद तक बच्चा समझ गया। अगर नहीं समझ पाया है तो उसको आगे और समझा दिया जाता है। एक तरह से बच्चे का सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस उसके टेस्ट होते रहते हैं, इस कमियों को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, पीएसए। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएसए क्या होता है कि बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है टीचर के द्वारा। अब बच्चे को अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सोल्यूशन ढूंढे, यानी बच्चा सोचे, क्वेश्चनिंग करे, विजुलाइज करे कि इस सिचुएशन में बच्चा क्या क्या सोल्यूशन ढूंढ सकता है। ऐसा करते हुए वो एक्टिविटी करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो आप फैसिलिटर की तरह देखते रहते हो और अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे दूर करते हो। यही है आपकी पीएसए मेथड। बच्चा वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं पर बल देता है। बच्चे को ना रियल लाइफ में किस तरह के आगे प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम में हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से परिस्थितियों को संभालते हैं, कैसे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई समाधान खोजते हैं, ये सब करना सीख जाता है। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होती है? ये भी टीचिंग लर्निंग अप्रोच ही होती है। यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे को इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया जाता है। उसके दिमाग में कोई भी आइडिया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वो करना चाहिए, उसकी कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी बच्चे को किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है, ठीक है, उसको खूब पूछने के लिए परमिशन दी जाती है। अपने आइडिया को दूसरों को बताना सीख जाए। तो यहाँ टीचर ऑब्जर्व करता रहता है कि बच्चे को एक तरह से तैयार कर रहा है कि उसको एक तरह से रीजनिंग, हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी सभी आ जाए। मतलब लॉजिक के बेस पे कोई चीज़ फाइंड आउट कर लेना कि ये किस हद तक ठीक है, क्या लॉजिक है इस कारण का सही होने का। और हाइपोथेसिस में बच्चा एक इमेजिनेशन बेस पे एनालाइज करता रहता है, इमेजिनेशन पे कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है, एक्सपेरिमेंट करना सीख जाता है और भी कुछ एक्टिविटियां सीख जाता है, जैसे कि वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट करना नॉलेज के बेस पे, यानी डिबेट करना सीख जाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीख जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंक्वायरी जो बेस्ड लर्निंग है वो एक तरह से इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। पागन विधि में विचार, प्रयोग, ये सब सोच, इन सबको खोज को बढ़ावा मिलता है। बच्चा वास्तविक जीवन के से अनुभव सीख लेता है और वो बच्चा केवल यहाँ प्रश्न पूछना ही नहीं सीखता, बच्चा को उपकरण टूल्स दे दिए जाते हैं जिनसे वो
इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को एकत्र कर सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उनको एक ग्राफ वगैरह के रूप में भी प्रयोग कर सकता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है, दूसरों की बातों में कोई भी तर्क वितर्क कर सकता है, ठीक है, कि अपनी बात रख सकता है, डिबेट कर सकता है। तो बच्चे को कुल मिला के आप तैयार। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है? एकीकृत उपागम। जब बच्चे के सारे टॉपिक्स को आप अलग अलग ना पढ़ाकर उनको जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट होती है। जो को एकत्र कर देना, कलेक्ट कर देना, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। मैथ्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैथ्स की किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो कॉमर्स में, कॉमर्स की चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, हिंदी में कुछ ग्रामर करा रहे हो, तो जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो सेम ग्रामर को आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर मेथड कहलाती है कि बच्चे के आप सभी सब्जेक्ट्स को टॉपिक को आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रहे हो, अलग अलग नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। जब विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर सभी सब्जेक्ट्स को आप सम्मिलित करके मिला के पढ़ा देते हो तो यह एकीकृत उपागम कहलाता है। तो यहाँ पे एक ज्ञान को एक इकाई के रूप में विद्वान होता है। शिक्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवीएस में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये वो एजुकेशन होती है जब आप फॉर्मल होकर पढ़ाते हो, यानी एक पर्टिकुलर टाइम आपके पास होता है, पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम पे आप पढ़ाते हो, ठीक है, रेगुलर पढ़ाते हो। जैसे कि स्कूल 8 से 2 बजे तक के स्कूल में आप रेगुलर पढ़ा रहे हो, तो ये एक फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है कि जब स्कूल को छोड़कर घर से बाहर आप कुछ सिखा रहे हो, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर आपको कुछ सिखा देते हैं, कुछ रिश्तेदार, आपके दोस्त, पीयर आपको कुछ ना कुछ हर समय सिखाते रहते हैं, ये काम कर लो, ये अच्छा होता है, ठीक है, तो आपको सिखा तो रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं है उनका। आपके दोस्त आधी रात को फ़ोन करके आपको ज्ञान देने लगते हैं, ठीक है, तो ये सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है कि वही आपको सिखाएगा। फिर आप जा रहे हो तो कहता बच्चा सेफ्टी से रोड क्रॉस करो, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बाहर सिखाई जा रही है, कोई टाइम नहीं है इनका, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है सिखाने के लिए, तो इनफॉर्मल कहलाता है। अच्छा, एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? अब देखो, एक तो है कि आपने स्कूल टाइम, मैंने बताया कि 8 बजे से 2 बजे तक आप कुछ स्कूल टाइम में सीख रहे हो, एक आप घर में सीख रहे हो इनफॉर्मल। अब दोनों के बीच का रास्ता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी आप एक पर्टिकुलर जगह पे तो सीख रहे हो जाके, ठीक है, पर्टिकुलर सिलेबस तो आप सीख रहे हो, पर्टिकुलर चीज़ें सीख रहे हो, पर्टिकुलर थिंग्स सीख रहे हो, लेकिन अपनी टाइमिंग्स में सीख रहे हो। टाइमिंग आपकी है, आपके द्वारा चुने हुए टीचर्स हैं, ठीक है, आप जिनसे नॉलेज लेना चाहते हो आप ही के द्वारा सिलेक्टेड हैं, जैसे कि आपका ट्यूशन हो गया, कोचिंग्स हो गई। सीखना आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं, आपको जैसे केवीएस का सिलेबस हो गया, सीखना आपको केवीएस का सिलेबस ही है, लेकिन यूट्यूब पे पता नहीं कितने टीचर्स हैं, आप अपनी मर्जी से किसी से भी किसी भी टाइम सीख सकते हो, रात में दिन में कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है, लर्निंग भी आ जाती है। हिंदी में देखिए, औपचारिक शिक्षा वही शिक्षा है जहाँ पे संगठित यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका स्कूल है, ठीक है, संरचनात्मक यानी वहाँ के जो रूल्स होते हैं, वहाँ के जो पर्टिकुलर टीचर होते हैं, उनसे ही आप सीख पा रहे हो, उनके द्वारा दिए गए टाइम में वो अपनी मर्जी से आपको सिलेबस कराते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बंधे हुए एक रूल्स रेगुलेशंस में जब आप कुछ सीख रहे हो स्कूल्स में, विद्यालय में, तो वो फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो दैनिक जीवन में आप अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, आपकी माता आपको ज्ञान दे रही है, आपकी दादी सिखा रही हैं, बाहर यार दोस्त रिश्तेदार आपको सिखा रहे हैं। गैर औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा इच्छा से कोई सोर्स हो, जैसे कि आप जब मन चाहे जब सीख लो, जैसे कि कुछ बच्चे रात में यूट्यूब से वीडियो देख के सीखते हैं, कुछ अपने दिन के टाइम के शेड्यूल के अनुसार सीखते हैं, अपनी मर्जी के टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सब गैर औपचारिक शिक्षा आ जाएगी, या डिस्टेंस लर्निंग भी इसमें आ जाएगी, कोचिंग ट्यूशन्स, ये सब। आप सीखना वही पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे हो, एक सिलेबस ही सीखना चाह रहे हो, ठीक है, सिलेबस ही सीखना चाह रहे हो, लेकिन सीखना अपनी मर्जी से की टाइमिंग्स पे।